सबसे पहली खबर केके से जुड़ी हुई, क्योंकि कोलकाता में श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है और तस्वीरें भी आ चुकी हैं। आप सभी तक लगातार हम साझा भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, मशहूर गायक केके निधन हो गई कल देर रात और लाइव परफॉर्मेंस देने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने वहां पर उनको मृत घोषित कर दिया और उनको श्रद्धांजलि दी गई है। वहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंचे और देश भर से, दुनिया भर से, चूंकि केके की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है, लोगों के बीच बहुत पॉपुलर रहे हैं और सभी की आंखें नम हैं और अपने जो चहेते सिंगर हैं, जैसे ये खबर आई कि केके अब हमारे बीच नहीं रहे, लोगों में एक बेचैनी सी हो गई। सभी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अपने अंदाज में उनको श्रद्धांजलि दी जाए। कुछ लोग गा कर दे रहे हैं, कुछ गीत लिख कर दे रहे हैं, उनके जो पुराने गाने हैं जो पहले के गाए हुए हैं, क्योंकि बहुत क्रेज, बहुत पॉपुलर उनके जो गाने रहे हैं। और 90s की अगर बात कर लें, उस वक्त उनके जो कुछ खास गाने थे वो लोगों के दिल में जगह बना गए और केके की जो आवाज़ है, जो उनकी शख्सियत है, वो काफ़ी बड़ी और अपने मखमली हाई रेंज गाने के लिए वो जाने जाते हैं और कई सुपर हिट फिल्म्स में केके के जो गाने हैं उनका योगदान रहा है, म्यूजिकल हिट। और केके सिर्फ और एक बंदिशों में बंधकर कभी नहीं रहे। केके हर तरह के गाने उन्होंने गाए और लोगों के बीच अपनी मौजूदगी उन्होंने दर्ज कराई। और जैसे ही कल ये समाचार मिले, सूचना मिली कि केके अब इस दुनिया में नहीं रहे, लोगों की अगर बात करें तो वो काफ़ी दुखी। और इस वक्त जो तस्वीरें कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से आप देख पा रहे हैं, केके को श्रद्धांजलि दी गई है। कोलकाता पुलिस ने उनको श्रद्धांजलि दी है। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनकी मौजूदगी रही है। उधर नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा किया है कि कल राहुल गांधी से पूछताछ होगी, जबकि 8 जून को सोनिया गांधी को बुलाया गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह साजिश केंद्र सरकार के इशारे पर हो रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होने के लिए अभी और कुछ वक्त की मांग की है। 2015 में ये केस बंद हो गया था। याद रखिए, 2014 के पहले का केस है ये। ईडी की तरफ से ये केस बंद हो गया। हमारे सत्तारूढ़ सरकार के लोगों को नहीं लगा, उन्होंने ईडी में लोगों को बदला, हटाया, निरस्त किया अपने पदों से और नया केस खुलवाया प्रेशर डाल के। और उसके बाद अब 7 साल बाद ये समन्स दे रहे हैं। भ्रष्टाचार है और कोर्ट उसको देख रहा है, अच्छी तरीके से देख रहा है। मैं उस पर कमेंट क्यों करूं? लेकिन मेरा ये कहना है, आपके ऊपर चार्जशीट लगती है तो यार आप कोर्ट में जाते इसको क्वैश करो, क्योंकि आप ईमानदार हैं। जो ईमानदार नहीं होता वो बेल लेकर के दूसरे प्रयोजन करता है। तो ये बताता है कि आपके कागज जो हैं वो बिल्कुल कमीशन के साथ लैस हैं पूरे। कभी आपने देखा कि कोई मुजरिम बोले कि वो बेईमान है? कभी कोई मुजरिम बोलता है कि मैं बेईमान हूं? सजा हो जाती है, 20-20 साल जेल में रह के आए थे, वो हमेशा ही बोलते हैं कि गलती में हमको फंसा दिया। तो जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना, चार्जेस हटवा लो ना, क्यों नहीं करते? इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। साफ है कि शासन के सब मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छुपाने में विफल तानाशाह छटपटा रहा है। अयोध्या में प्रभु श्रीराम मंदिर के निर्माण की दिशा में आज का दिन एक बड़ा पड़ाव रहा। राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम आज से आगे बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या जाकर गर्भगृह की आधारशिला रखी है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अयोध्या में ये दिन और ये मुहूर्त लंबे इंतजार के बाद आया है। लोकाभिरामं श्रीरामं। राम मंदिर निर्माण का ये वो पड़ाव है जिसके बाद 2024 तक मंदिर निर्माण की उम्मीद और मजबूत हुई है।
आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आए और मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रखी। वैदिक रीति रिवाजों और मंत्रोच्चार के साथ ये पूरा पवित्र अनुष्ठान पूरा हुआ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की नींव पीएम मोदी ने रखी थी। निर्माण का पहला पत्थर पीएम मोदी ने ही रखा था। पहला पूजन पीएम मोदी ने ही किया था और राम भक्तों की उम्मीदों को जीवंत कर दिया था। मंदिर निर्माण कार्य विगत 2.25 वर्षों के दौरान जिस द्रुत गति से आगे बढ़ा है, आज उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी और जुड़ चुकी है। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। अब राम मंदिर के निर्माण को तेजी से और वक्त पर पूरा करने का जिम्मा यूपी के सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। गर्भगृह के निर्माण की शुरुआत के साथ ही मंदिर निर्माण की तरफ एक बड़ा कदम उठ चुका है। 500 वर्षों की जो एक संघर्षपूर्ण साधना थी, और संघर्षपूर्ण साधना सिद्धि की ओर बदलती भी एक साकार और मूर्त रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या आए तो उनका पूरा कार्यक्रम आध्यात्मिक कार्यों से भरा रहा। उन्होंने गर्भगृह की आधारशिला रखी तो हनुमानगढ़ी जाकर मारुति नंदन की पूजा आराधना भी की। जिन आक्रांताओं ने हमारी आस्था पर प्रहार करते हुए भारत के सपनों को चकनाचूर करने के कुत्सित मंशा के साथ अपने नापाक इरादों के माध्यम से भारत की आस्था पर प्रहार किया था, अंततः भारत की विजय हुई। सीएम योगी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वक्त पर राम मंदिर निर्माण के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। पूरी रफ्तार से निर्माण आगे बढ़ रहा है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला दिया। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन हुआ। 15 मार्च 2021 को नींव के निर्माण का कार्य शुरू हुआ और आज यानी 1 जून 2022 को गर्भगृह का निर्माण आगे बढ़ा हुआ है। उम्मीद है कि दिसंबर 2023 गर्भगृह का निर्माण हो जाएगा और 14 जनवरी 2024 तक राम मंदिर पूरी तरह तैयार हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। सत्यमेव जयते के इस नारे ने एक बार फिर से धर्मो रक्षति रक्षितः के इस भाव ने एक बार फिर से यतो धर्मस् ततो जय के इस घोष ने एक बार फिर से अपनी सार्थकता को सिद्ध किया है। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, हिंदुओं की आस्था और उम्मीदों का बड़ा प्रतीक भी है। राम भक्त चाहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर भव्य, दिव्य और अभिभूत करने वाला बने। इसके लिए यूपी से राजस्थान तक निर्माण की तैयारी चल रही है। पत्थरों को तराशा जा रहा है, उन पर आकर्षक और मुग्ध करने वाली कारीगरी हो रही है। मनमोहक नक्काशियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर निर्माण में पत्थरों का भरपूर इस्तेमाल होना है। 9 लाख क्यूबिक फीट नक्काशीदार सैंडस्टोन, 6.37 लाख क्यूबिक फीट सामान्य सैंडस्टोन, 4.7 लाख क्यूबिक नक्काशीदार गुलाबी पत्थर, 13,300 क्यूबिक फीट मकराना सफेद संगमरमर। पत्थरों की दंग कर देने वाली कारीगरी आपको राम मंदिर के निर्माण में खूब दिखेगी। राम मंदिर को मूर्त रूप में लेने में 2 साल से भी कम का वक्त बचा है और राम भक्त चाहते हैं कि उनके आराध्य का मंदिर ऐतिहासिक बने। शिल्पी सेन के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या, आज तक।
एक सिद्धू मूसेवाला का परिवार सिद्धू की अस्थियां लेकर श्री कीर्तपुर साहिब को हुआ रवाना और आज भी उनके प्रशंसकों की अगर बात करें तो भारी भीड़ उमड़ पड़ी और सिद्धू मूसेवाला को आपको बता दें कि उनके पास 2 पेट्स भी हैं, शेरू और बघीरा। सिद्धू खुद अपने हाथ से इन्हें खाना खिलाते भी थे। सिद्धू की हत्या के बाद से दोनों ने कुछ भी नहीं खाया है अब तक। एक रिपोर्ट आप सभी को हम दिखाते हैं कि अब तक क्या गतिविधि है, इसको लेकर क्या अपडेट है, पुलिस किस तरह से एक्शन में, पूरी खबर देखिए। और इस बीच आपको बता दें कि मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का नाम लगातार सामने आ रहा है और बिश्नोई को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू हो चुकी है। वहीं पंजाब पुलिस ने भटिंडा और फिरोजपुर की जेलों में कैद बिश्नोई के 2 गुर्गों को भी ठीक तरह से खंगाल लिया है और इन्हीं दोनों ने हत्यारों को कारें मुहैया कराई थी। एक स्पेशल रिपोर्ट। सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें दुनिया से मिटाने वाले गैंग पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। पुलिस 7000 फोन कॉल से सारे सुराग इकट्ठे कर रही है। अभी तक की जांच से साफ है कि तिहाड़ जेल में सजा काट रहा लॉरेंस बिश्नोई ही मास्टरमाइंड है। साथ ही कनाडा में आजाद बैठा उसका जूनियर गुर्गा गोल्डी बराड़ ने भाड़े के हत्यारों को मूसा की सुपारी दी। अब गोल्डी बराड़ तो इतनी जल्दी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सकता। उसके प्रत्यार्पण के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अब पुलिस कस्टडी में है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ली लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी। पुलिस अगले 5 दिन तक लॉरेंस से सारे राज उगलवाएगी। उधर पंजाब पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को हिरासत में लिया है। पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड से हिरासत में लिए गए मनप्रीत सिंह को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। मनप्रीत सिंह को कल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। मनप्रीत सिंह ड्रग डीलर के रूप में कुख्यात रहा है। इससे पहले वो हत्या की कोशिश और उपद्रव के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। इस बीच भटिंडा और फिरोजपुर जेल में बंद 2 गैंगस्टर मनप्रीत सिंह और शरद को 5 दिन के प्रोडक्ट्स वारंट पर लेकर पूछताछ जारी है। दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर और सक्रिय गैंगस्टर हैं। इन पर हत्या, लूट, उगाही के कई मामले दर्ज हैं। इन दोनों पर कत्ल में इस्तेमाल बोलेरो और करोला गाड़ी शूटर्स को मुहैया कराने का आरोप है। बताया जाता है कि मनप्रीत और शरद वर्चुअल नंबरों से कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के लगातार संपर्क में रहते थे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मूसेवाला के कत्ल में कुल 6 शूटर शामिल थे। इसमें AK-47 का भी इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा .30, 9mm, .45 बोर के हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया। मूसेवाला मर्डर केस की जांच के लिए SIT का भी गठन कर दिया गया है। SIT में मानसा के SP जांच, धर्मवीर सिंह, बठिंडा के DSP जांच, विश्वजीत सिंह और मानसा के CIA प्रभारी पृथ्वीपाल सिंह को शामिल किया गया है। इस दौरान सिद्धू मूसेवाला का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मूसेवाला धमकी वाले फोन आने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कह रहे हैं वो डरने वाले नहीं हैं। ਇਹੀ ਕੁਛ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਈਮੇਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਓਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल में दिल्ली के गैंगस्टर शाहरुख से लंबी पूछताछ की। आपको बता दें कि शाहरुख को पंजाब से 3 महीने पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। शाहरुख ने पूछताछ में खुलासा किया था कि उसे 3 महीने पहले सिद्धू मूसेवाले को मारने की सुपारी दी गई थी। इस वजह से वो पंजाब में रहकर सिद्धू मूसेवाले की रेकी कर रहा था। हालांकि वो हत्या की वारदात को अंजाम दे पाता, उससे पहले ही स्पेशल सेल ने पंजाब से उसे गिरफ्तार कर लिया था। लिहाजा शाहरुख से लंबी पूछताछ की गई। उसके अलावा तिहाड़ जेल में 2 और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गन भगवानपुरिया से स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर चुकी है। काश उन्होंने मंडराते खतरे को यूं नजरअंदाज नहीं किया होता। काश उस दिन वो अपनी बुलेट प्रूफ कार से ही निकले होते। इन तमाम काश के बीच परिवार अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लेकिन एक ऐसा गैंग भी है जो सिद्धू की मौत का बदला सिर्फ 2 दिन में लेने की धमकी दे रहा है। ये गैंग है नीरज बवाना का।
श्रेया चटर्जी और अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, मानसा आज तक। और आपको बता दें, मानसा के जो एसएसपी हैं उनसे हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा है एसएसपी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस प्रकरण को लेकर, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ गौरव तोरा हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अभी आपने कितने लोगों को अरेस्ट किया? 3 लोग को अरेस्ट किया? बिल्कुल, 2 लोग हमने प्रोडक्शन वारंट में शुभदीप सिंह के मर्डर केस में हम लेके आए हैं, जो कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के गैंग के मेंबर्स हैं, रॉनेस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स हैं, उनको हम लेके आए हैं। और एक जो और दोषी है उनको हमने अरेस्ट किया है। हमें लगता है ये इसी जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग का पार्ट है, और इस मॉड्यूल के बारे में भी इनके पास कोई खास इन्फॉर्मेशन जरूर होगी, तो उनसे जरूर डूंगाई के साथ उनके साथ पूछगिछ की जा रही है। हमें लगता है कि काफी अहम लीड हमें उनसे मिलेंगे। जो प्रोडक्शन वारंट पे लाए हैं वो क्या जेल से लाए? किस जेल से लाए? उन्हें एक बठिंडा जेल से लाए, एक फिरोजपुर जेल से लेके आए हैं। जो तीसरा है वो उत्तराखंड से जो आपने अरेस्ट किया? नो कमेंट्स। क्या इन लोगों ने लॉजिस्टिक सप्लाई किया था? नो कमेंट्स। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जो सिद्धू मूसेवाला है उसके घर के आसपास जो सीसीटीवी लगे हैं उसमें कोरोला कार दिखाई दे रही है, जो ऐसा लगता है कि रेकी कर रही थी। तो क्या ये सीसीटीवी आप लोग को मिला है? जैसा आपने बताया भी कि सीसीटीवी मिला है, इस पर तफ्तीश जारी? बिल्कुल, ये सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गई है। हमने सारे रास्ते हैं वहाँ से भी अलग अलग एरिया से अलग अलग टाइम्स के बीच हमने फुटेज निकाली है। तो काफ़ी सारी अहम लीड्स है जहाँ ये करोला कार है जिसने रेकी की है, क्या रूट लिया है, रास्ते में कहाँ रुकी है, कहाँ ओवरटेक किया है, काफ़ी मैनेज किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा भी कहाँ उस एग्जिट रूट उसने क्या लिया है, कहाँ ये करोला गाड़ी अबैंडन मिली है, उसके बाद आगे बोलेरो गाड़ी कहाँ अबैंडन मिली है, कहाँ पे ऑल्टो गाड़ी स्नैच हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास टेक्निकल एविडेंसेस भी हमारे पास है और साथ में हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। आपका कहना है कि जो शूटर्स थे वो 3 गाड़ियों में आए थे और तीनों गाड़ी आपने रिकवर कर लिया, 4 गाड़ियों में आए थे? शूटर्स अभी जो हमें तफ्तीश की भी 2 गाड़ियों में आए हैं, एक करोला कार में और एक बोलेरो कार में। अच्छा, तो बाकी जो ये आपने 2 कवर आपने कार बताया, जो करोला कार थी, करोला कार मौके पे छोड़ दी गई थी, उसके बाद ऑल्टो कार स्नैच की गई थी। अच्छा, ऑल्टो कार स्नैच करके दोषी भागे हैं। अभी तक जो शूटर्स हैं, क्या एक सवाल बहुत अहम है कि दिल्ली पुलिस ने कुछ शूटर्स को अरेस्ट करके एक खुलासा किया था कि सिद्धू मूसेवाला को मारने की साजिश रची गई थी, पंजाब पुलिस से आप लोगों से शेयर किया गया। आप लोगों ने क्या किया? नहीं, बिल्कुल उनको सिद्धू मूसेवाला को ऑलरेडी थ्रेट थी, तभी पंजाब सरकार की तरफ से उन्हें गनमैन जो प्रोवाइड किए गए थे, 2 कमांडो के गनमैन उनके पास थे। तो अभी एक और अक्यूज को अरेस्ट किया था, शाहरुख, दिल्ली का गैंगस्टर था, वो पंजाब में बाकायदा सिद्धू मूसेवाला की उसने रेकी की थी। तो उसके बारे में क्या दिल्ली पुलिस ने आपसे शेयर किया था? नो कमेंट्स। ये हेडक्वार्टर लेवल पे आपस में टाई अप रहता है। अच्छा, एसएसपी मानसा को सुन रहे थे आप। देखिए, पंजाबी सिंगर मूसेवाला के मर्डर के था तिहाड़ जेल से जुड़ने के बाद यहां बंद गैंगस्टर्स और उनके बीच बुना जाने वाला अपराधों का ताना बना, और देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली इस जेल यानी कि तिहाड़ जेल की व्यवस्था एक बार फिर से सुर्खियों में है। तमाम इंतजामों के बावजूद कैसे सलाखों के पीछे से गैंगस्टर्स अपराधों को आसानी से अंजाम दे रहे हैं, और यह पहली बार नहीं है। आपको हम खास रिपोर्ट दिखाते हैं। यह है देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल। परिंदा भी पर न मार पाए, वाली निगहबानी, चौकन्नी आंखों का पहरा, तकनीक का जाल और वो सब कुछ जो बाहर से आने वाले अपराधी को खौफजदा कर दे। लेकिन क्या सच में इस जेल में बंद गैंगस्टर खौफजदा हैं? बिल्कुल नहीं। अगर होते तो सलाखों में बंद होने के बावजूद वो अपराध की दुनिया उसी अंदाज में नहीं चला रहे होते जैसी वो बाहर रहने पर चलाते थे। वो जब चाहते हैं अपने दुश्मन को खत्म करने की साजिश रच डालते हैं। वो जब चाहते हैं मोबाइल पर साजिशों के तार जोड़ लेते हैं। वो जब चाहते हैं हथियारों की खेप जहां चाहे पहुंचवा देते हैं। जैसे नीरज बवाना, जैसे लॉरेंस बिश्नोई, जैसे संपत नेहरा, जैसे दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अपनी धमक रखने वाले बाकी वो गैंगस्टर जो जब चाहे जो चाहे कर डालते हैं। अब तो सिंगर मूसेवाला के मर्डर के तार भी इस जेल में बंद गैंगस्टर से जोड़े जा रहे हैं। तिहाड़ जेल में अधिकारी रहे सुनील गुप्ता की माने तो गैंगस्टर के पास पहुंच रहे मोबाइल फोन साजिशों के तार जोड़ने के लिए काफी होते हैं। सबसे पहला इनका होता है मोबाइल फोन को ये स्मगल करते हैं। मोबाइल फोन स्मगल करके फिर उसके सामने किसी तरीके से मोबाइल फोन ये स्मगल करेंगे, या तो
खुद अपने मतलब कनाइवेंस के साथ, स्टाफ की कनाइवेंस के साथ या स्टाफ की कोई नेग्लिजेंस का फायदा उठाते हुए ये मोबाइल फोन स्मगल करेंगे और मोबाइल फोन से फिर उसके सामने जो एक जिस प्रिजनर को ये अपने गैंग में भर्ती करना चाहते हैं उसके सामने वो मोबाइल पे बात करेंगे, उसको कहेंगे ले भैया तू भी मोबाइल पे बात कर। तो बड़ा बंदा इन्फ्लुएंस होता है जो पहली बार जेल में आया है। लेकिन सवाल यह है कि जेल में मोबाइल पहुंच कैसे जाते हैं। तिहाड़ जेल के पूर्व अफसर की माने तो इसकी कई वजह होती हैं। कभी कभार सुरक्षा में लापरवाही हो जाती है, कभी लालच में सुरक्षा कर्मी ही मिल जाता है। कैदी अपने शरीर में छिपा कर लाते हैं। कुछ दिन पहले तो एक कैदी ने छोटा मोबाइल निगल लिया था। बाहर से आने वाले अनाज और कपड़ों में छिपाकर मोबाइल लाया जाता है। जेल में मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए भी साजिश रची जाती है। कई कैदी जैमर का तार काट देते हैं। उन्हें जेल की वो लोकेशन भी पता होती है जहां जैमर का असर नहीं होता। कई बार ये दूसरों का नेट इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद ये मोबाइल अपने अपने सेल के बाहर छिपा देते हैं और जांच के दौरान बच जाते हैं। एक बार जब सलाखों के पीछे बंद इन गैंगस्टर के पास मोबाइल फोन पहुंच जाता है तो न सिर्फ ये आराम से अपना गैंग चलाते हैं बल्कि जेल के अंदर सामान्य कैदियों के सामने अपनी ठसक भी दिखाते हैं। यही ठसक ऐसे सामान्य कैदियों को अपनी गैंग में शामिल करने में इनके काम आती है। ये तो जेल में इसके तो मजे, मोबाइल पे हम बात कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या करेगा, खाना जो है कैंटीन से खरीदेगा और जेल का खाना नहीं खाएगा। जब वो देखता है उसको खाने को सब चीज मिल रही है तो वो फिर बड़ा इंक्लाइंड होता है उसकी तरफ। फिर तीसरा वो होता है कि वो जैसे मुलाकात आई है वो कहेगा इसकी मुलाकात करवा दो। जैसे औरों के लिए तो रूल्स होते हैं, वो कहेगा नहीं रूल्स वगैरह नहीं, आप इनकी मुलाकात करवा दो। वो मुलाकात हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि एक रखने का होता है, क्योंकि जेल में देखो सबसे बड़ा जो प्रिजनर जब जेल में आता है सबसे बड़ी फरमाइश जो बाहर से जो अप्रोच आती है वो ये होती है कि आप इनको सेल में रखो। तिहाड़ की अलग अलग जेलों में कई बदनाम गैंगस्टर बंद हैं। इनमें से लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल स्पेशल सेल की रिमांड पर तिहाड़ की जेल नंबर 8 में था। संपत नेहरा तिहाड़ जेल की 5 नंबर जेल में है, जबकि काला जठेड़ी, काला राणा और हाशिम बाबा तीनों मंडोली जेल में हैं। गोल्डी बरार अभी फरार है और आशंका है कि वो कनाडा में छिपा बैठा है। ये सभी मिलकर काम करते हैं। दूसरी तरफ नीरज बवाना और टिल्लू ताजपुरिया दोनों तिहाड़ जेल में हैं और बम्बईया राजस्थान की जेल में हैं। ये तीनों आपस में मिलकर काम करते हैं। गैंगस्टर को देखोगे, ये लोगों के ऊपर जो भी ट्रायल चल रहे होते हैं ज्यादातर केसों में इनका एक्विटल हो जाता है। एक्विटल क्यों हो जाता है? क्योंकि इनके खिलाफ जो विटनेस होती है वो विटनेस देने के लिए कोई भी आगे नहीं आता और उसको पीछे क्या किस चीज का वो हाथ होता है, यही जो ये व्हाट्सएप मैसेज बना के भेजते हैं या फेसबुक मैसेज बना के भेजते हैं, सारा हाथ ही इनका होता है। उनको खाली एक मोबाइल फोन अंदर स्मगल करवाना है, उसके लिए जो भी पैसा देना पड़े या अपने पैसा दे के या अपने रसूख से वो स्मगल करवा लेते हैं और उसके बाद जो है ये पूरे लॉ एंड ऑर्डर को जो है रैंसम पे रख देते हैं। पंजाब के मानसा में मूसेवाला की हत्या के फौरन बाद ही जेल प्रशासन सतर्क हो गया और जेल में बंद गैंगस्टर के बैरक के पास सुरक्षा बढ़ा दी। जेल प्रशासन ने ये कदम गैंगवार की आशंका के चलते उठाया। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। उधर हर महीने की पहली तारीख को लोगों की जेब और जिंदगी से जुड़े कई बदलाव देखने को मिलते हैं। घर के बजट से लेकर कामकाज तक के तरीकों पर असर डालने वाले कुछ ऐसे ही बदलाव 1 जून से भी लागू हो गए हैं। इन बदलावों के आने से कैसे बैंकिंग से लेकर कार चलाने तक होगा असर, आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। हर महीने की पहली तारीख को कई तरह के बदलाव लागू हो जाते हैं। इन बदलावों का मकसद देश में लगातार हो रही विकास की प्रक्रिया को और मजबूत करना है। ऐसे ही कई बदलाव 1 जून से भी लागू हो रहे हैं। इनका आम लोगों की जेब और जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। आइए एक एक करके जानते हैं इन 4 बड़े बदलावों को। गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा हुआ। वाहनों के लिए 1 जून से थर्ड पार्टी बीमा महंगा हो गया है। थर्ड पार्टी बीमा के लिए 2 पहिया वाहनों के मामले में 150 सीसी से 350 सीसी तक के वाहनों के लिए 1366 रुपए, जबकि 350 सीसी से ज्यादा के वाहनों के लिए 2804 रुपए प्रीमियम देना होगा।
1000 सीसी क्षमता के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम 2072 से बढ़ाकर 2094 रुपए, 1000 से 1500 सीसी क्षमता की कारों के लिए 3221 रुपए से बढ़ाकर 3416 रुपए और 1500 सीसी क्षमता से ज्यादा के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम की रकम 7897 रुपए से घटाकर 7890 रुपए की गई है। SBI का होम लोन महंगा। SBI ने होम लोन की एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट यानी EBLR को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है और ये अब 7.05% हो गया है। वहीं RLLR 6.65% प्लस क्रेडिट जोखिम प्रीमियम हो गया है। इसका असर 1 जून से होम लोन की ब्याज दरों में इजाफे के रूप में होगा। गोल्ड हॉलमार्किंग। सोने की हॉलमार्किंग का दूसरा फेज शुरू हो गया है। दूसरे फेज में 256 पुराने जिलों के अलावा 32 नए जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर शुरू किए जाएंगे। इन जिलों में हॉलमार्किंग के बाद 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट के गहने ही बेचे जा सकेंगे। इसके साथ ही अब 21 और 19 कैरेट के गहने भी हॉलमार्किंग के साथ बेचे जा सकेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लेन देन पर फीस। जून से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से लेन देन करना महंगा हो जाएगा। 15 जून से IPPB ने नगद लेन देन फीस लेने का फैसला लिया है। नए नियमों के तहत हर महीने की पहली 3 नकद निकासी, नकद जमा और मिनी स्टेटमेंट पर चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद हर एक नकद निकासी या नकद जमा पर 20 रुपए और GST लगेगी। वहीं मिनी स्टेटमेंट पर 5 रुपए प्लस GST लगेगी। इसके अलावा भी 1-2 बदलाव 1 जून से और देखने को मिल रहे हैं, जिनमें एक्सिस बैंक में सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी शामिल है। आज तक ब्यूरो। और इस बीच घर खरीदारों को आने वाले चंद महीनों के बाद अपने आशियाने का सपना पूरा करने के लिए ज्यादा रकम का इंतजाम करना होगा। महंगाई के साथ ही घरों की डिमांड में हो रही बढ़ोतरी और EMI के बढ़ते बोझ के असर से मकानों की कीमतों में यह इजाफा होने जा रहा है और इसके बाद पहली बार घर खरीदने वालों को सबसे ज्यादा मुश्किल हो सकती है। कोरोना काल में जोरदार वापसी करने वाले रियल एस्टेट के लिए आने वाले दिनों में महंगाई मुश्किल का सबब बन सकती है। दरअसल बीते कुछ समय से स्टील सीमेंट ने कंस्ट्रक्शन की लागत में काफी इजाफा किया है, लेकिन अब डिमांड और EMI भी घर खरीदारों को सताने के लिए तैयार है। अनुमान है कि इस साल घरों के दाम 7.5% बढ़ सकते हैं, जो 5 साल में सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी, जबकि मार्च में घरों के दाम 5% बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। 2023 और 2024 में घरों के दाम 6% तक बढ़ने का अनुमान है। जानकारों का मानना है कि कोविड का असर कम होने और दफ्तर स्कूल खुलने से भी प्रॉपर्टी की पेंट अप डिमांड बिक्री बढ़ाएगी। इससे सप्लाई पर दबाव बढ़ेगा और कीमतों में इजाफा होगा। इनपुट कॉस्ट जो सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, उनके प्राइसेस बढ़ने के कारण घरों के प्राइसेस बढ़े हैं। बट मेरा मानना यह है कि हमें इसको नेगेटिव तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अच्छी GDP ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो को देखते हुए बढ़े हुए हाउसेस के प्राइसेस के बाद भी हाउसिंग की डिमांड रहेगी। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन की बढ़ती कॉस्ट और EMI में होता इजाफा भी पहली बार घर खरीदने वालों की जेब पर भारी पड़ेगा। अनुमान है कि अगली 2 से 3 तिमाहियों तक ही घर खरीदना सस्ता पड़ेगा। अगले 2 साल में तो घरों की अफोर्डेबिलिटी के काफी कम होने की आशंका जताई जा रही है। होम लोन में 1% की बढ़ोतरी होने से अफोर्डेबिलिटी 7% तक घट जाती है। ऐसे में अगर रेपो रेट 6% के पार निकल गया तो फिर रियल एस्टेट की रफ्तार एक बार फिर से मंद पड़ सकती है। यानी घरों के दाम बढ़ने से डेवलपर्स को खास फायदा नहीं होगा। उल्टा अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो फिर से यहाँ पर हालात नाजुक हो सकते हैं। इसके कारण इनपुट कॉस्ट जैसे स्टील, सीमेंट, लेबर, इनमें काफी वृद्धि हुई, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रियल एस्टेट प्राइसेस पे आया और उससे करीब 5 से 10% के आसपास कीमतों में वृद्धि भी देखने को मिली। लेकिन उसको भी रियल एस्टेट मार्केट ने एब्जॉर्ब किया। कंटिन्यूस डिमांड अभी भी बनी हुई है। इसको देख के ये लगता है कि आने वाले 2 साल में 5 to 7% ईयरली इंक्रीज प्राइसेस में देखने को मिलेगा और डिमांड कंटिन्यूस बनी रहेगी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी काफी इजाफा आया है, क्योंकि बेसिक मटेरियल जो है कंस्ट्रक्शन की, उनकी कॉस्ट में काफी इजाफा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अगले आने वाले टाइम में इस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ रहेगी।
घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के ट्रेंड के हिसाब से देश के 2 सबसे बड़े रियल एस्टेट मार्केट यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और दिल्ली एनसीआर में 4 से 5% तक बढ़ोतरी का अनुमान है, जबकि बेंगलुरु और चेन्नई में घरों के दाम अगले 2 साल में 5.5 से 6.5% तक बढ़ सकते हैं। ऐसे में अब देखना यही है कि क्या ये महंगाई एक टेम्परेरी फेज है या फिर इससे लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट मार्केट की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। आदित्य केराना, आज तक।